I now invite Professor Bodh Prakash to make his presentation. A brief introduction again. Professor Bodh Prakash has just recently retired from the Department of Literature at the Ambedkar University in Delhi. He earlier taught for, I think, 30 years or more at the Zakir Hussain College in Delhi University and has been a student of BA, MA, MPhil from the Delhi University and then his PhD from the infamous JNU. He has done some very interesting work on the literature relating to the partition of India. He's looked at Urdu and Hindi literature in particular, and he has a book out on it a few years ago, and he's also written a lot of articles and other things on similar studies. He's also worked on cultural diversity and linguistic plurality, and he's a co-editor of a reader which is used in Delhi University for the last many years, with the now no longer. Everything is no longer. Called Cultural Diversity, Linguistic Plurality and Literary Traditions in India. तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शबनम जी का और अनहद का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया इस ओकेजन पे आके बोलने का। ये जो पहल अनहद कर रही है ये बहुत ही अहम पहल है। इसकी वजह ये है कि अभी तक हम बात करते हैं कि दिस इज़ अ बैटल फॉर माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ पीपल। तो माइंड्स के ऊपर तो मतलब हम आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल जो है वो बरकरार है, वो चल रहा है, वो तो करते रहेंगे हम। लेकिन जो हार्ट्स के ऊपर जो हमें एक बैटल विन करनी है वो इक्वली उतनी ही ज़रूरी है। और तो मैं सोचता हूँ ये पहल बहुत ही ज़रूरी पहल है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको कुछ जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उससे कुछ वाक़या आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो सब जैसे सुचेता ने और डॉक्टर अमित सेन ने पहले बोला है कि फोकस ज़्यादातर पार्टीशन स्टडीज़ का, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पार्टीशन से ज़्यादा है और पार्टीशन एक तरह का हमारे लिए मान लीजिए एक तरह का टेम्पलेट बन गया है जिससे हम कम्युनल वायलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पार्टीशन वायलेंस के बारे में बात करना, उसको समझना भी ज़रूरी है। तो ये जो मुद्दा है परपेट्रेटर का कि जो वायलेंस करता है उसको क्या होता है, वो क्यों करता है, वो कहाँ से आता है, वो क्या बचपन से ही ऐसा होता है या उसको कुछ हो जाता है, ये सब बातें हमें समझनी ज़रूरी हैं। जो कि ordinary individuals who have lived in mixed neighborhoods, shared spaces, interacted socially, even been great friends with people of the other community. What happens to them? What happens? Is it something what happens that they suddenly become these monsters, these part of this marauding mob, hell-bent on violence? तो इस मुद्दे को समझने के लिए एक बुनियादी सवाल हमें रेज़ करना पड़ेगा कि ये परपेट्रेटर है कौन होता है ये परपेट्रेटर? वेयर डज ही कम फ्रॉम? उसका फाउंडेशन, उसका जो बेसिस है वो क्या है? अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो इमेजेस होती हैं ना पार्टीशन की, चाहे वो फिल्म्स बनी हैं या स्टोरीज़ आपने पढ़ी होंगी या पिक्चर्स आपने देखी होंगी, जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो चाहे पेंटिंग्स में हो या एक्चुअल फोटोग्राफ्स में हो, तो वो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशंस होते हैं विक्टिम्स के, विच इज़ फेयर इनफ। जैसे पैक्ड रेफ्यूजी ट्रेन्स, काफिले रेफ्यूजी कैरावैन्स, women, bodies, that is part of the reality. Of course it is a part of the reality, but there is the reality of the perpetrator also, और उस रियलिटी को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। मैं लिटरेचर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिटरेचर में बहुत तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत तरह की सिचुएशंस लाई जाती हैं,
और जो राइटर होता है वो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट तो नहीं होता है, तो उसकी समझ इतनी नहीं होती है, लेकिन राइटर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत सेंसिटिव ऑब्जर्वर होता है ह्यूमन बिहेवियर का। तो इसलिए वो जो राइटर प्रोड्यूस करता है अपने साहित्य में, वो कई बार ऐसा सच आपके सामने ला के दिखाएगा जो शायद आपको वाकई में मानना पड़ेगा कहीं पे, और उसको समझने की भी ज़रूरत पड़ेगी। So, how does this perpetrator become a perpetrator? And even more important, what happens to him after he has committed the act of violence? So I shall try to give some tentative answers to this, actually, to this question, but very briefly, I have several examples, but because of paucity of time, I will only refer to a few. Actually, I had 4 examples. One was Manto's Thanda Gosht. I don't know आप में से कितने लोगों ने एक कहानी पढ़ी है, बहुत ही पावरफुल कहानी है। दूसरा 2 मेरे एग्जाम्पल्स थे तमस से, और चौथा एग्जाम्पल था मेरा एक शॉर्ट स्टोरी से, मोहन राकेश की मलबे का मालिक। तो यदि मृदुला जी मुझे इजाज़त दें तो मैं 2 एग्जाम्पल्स तो बता ही दूँगा इतने समय में। तो बहुत लोग जो कम्युनल होते हैं वो आपको ये बताते हैं, या आपके एक्सपीरियंस में इट विल बी वेरी कॉमन, मेनी ऑफ देम विल से, ओ आई डोंट हेट मुस्लिम्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, इनफैक्ट आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स हु आर मुस्लिम्स। तो हिंदूवादी लोग ये बहुत बार आपसे कहेंगे, और वो ये शायद ये कहना चाहते हैं कि हम बायस नहीं हैं, हमारे में कोई बायस नहीं है, कोई प्रेजुडिस नहीं है। देखिए मेरा दोस्त है ना, मैं उसके साथ बात करता हूँ, उसके साथ उठता बैठता हूँ। So they claim they have trouble-free, terrific relationships with Muslim friends. They appreciate, as they say, good Muslims. Though of course, they decide who is a good Muslim, right? This is their right, it's their prerogative. Lately, of course, even the good Muslims seem to have lost their goodness, according to some BJP minister who reportedly said that this goodness is just an act which is put up to acquire positions of president or vice president. Is that right? We recently heard that. But the issue of friendly relations between communal, semi-communal Hindus and Muslims deserves a closer look. And towards this end, I will give you my example from Bhisham Sahni's novel Tamas. आप में से काफ़ी लोगों को आपने पढ़ी होगी, या पढ़ी नहीं होगी तो फिल्म ज़रूर देखी होगी। ईरा इज़ नॉट हियर, ईरा भास्कर, शी इज़ द फिल्म एक्सपर्ट, बट ये मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी फिल्म्स हैं, काफ़ी जो फिल्म्स बनी हैं पार्टीशन पे वो नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज़ पे ही बेस्ड हैं। तो तमस इज़ वन सच एग्जाम्पल, एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल novel. I would strongly urge all of you, those of you who have not read it, to read it, or at least if not read it, see the film, because it's one of the most impactful and really a very revealing, incisive look into this problem of communal violence. तो इस बहुत बड़ी नॉवल तो नहीं है, लेकिन फिल्म काफ़ी बड़ी बनी थी। तो इस नॉवल में एक particular relationship है between a man called Shah Nawaz and Raghunath's family. This is on this novel is located on the eve of partition. The communal violence is gradually engulfing the entire country. But these two people have, these two families, they have very close relations with each other. Shah Nawaz, so I'll just read out brief experts and then I'll make brief comments about this. रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से पर्दा नहीं करती थी। उसके दोस्तों में यही एक मुसलमान दोस्त था जिसके सामने वे बेझिझक आ जाती थी। रघुनाथ को इस बात का गर्व हुआ करता था कि उसका सबसे नज़दीकी दोस्त एक मुसलमान है। सो दिस इज़ ऑन द ईव ऑफ अ विजिट दैट ही इज़ पेइंग टू हिज फ्रेंड रघुनाथ। दोनों दोस्त बैठ गए। रघुनाथ ने गंभीर आवाज़ में कहा,
बहुत गड़बड़ है। दिल को बड़ा दुख होता है भाई, भाई भाई का गला काट रहा है। पर सहसा इस वाक्य में दोनों के बीच एक तरह की दूरी सी पैदा हो गई। उनके आपसी रिश्ते की बात और थी, हिंदू मुसलमान के रिश्ते की बात दूसरी थी। इस वाक्य से रघुनाथ ने मानो निजी रिश्ते के साथ जातियों के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बारे में दोनों के अपने अलग अलग विचार थे। You know, it's very important that we understand this. This is a very close relationship. I mean, they eat together, they visit, socially they are sort of very thick with each other. And yet there is something which is brewing inside them. सुना है गांव में भी फसाद शुरू हो गया, रघुनाथ ने कहा। दोनों अटपटा सा महसूस करने लगे। यह विषय उनके हार्दिक वार्तालाप पर कोहरे की चादर सा बिछ गया था। छोड़ याबू, तू अपनी बात कर, शाहनवाज ने विषय बदलते हुए कहा। जानता है कल मेरी किससे मुलाकात हो गई? भीम से। यहीं रहता है काफिर, 2 साल से कभी मिला भी नहीं। You know, he wants to go back to an earlier past where this problem did not exist. This conversation continues for a while, at which point Raghunath's wife comes. He has actually, इन्होंने क्या किया, शाहनवाज is a very well-to-do person, Raghunath is a trader. They are well-to-do middle-class people. Shahnawaz owns a few petrol pumps. He's got several lorries and trucks which run in the city. तो ये क्योंकि रघुनाथ एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में रह रहा था, तो वो उसको अपने रिश्तेदार के घर छोड़ आया है, उसको एस्कॉर्ट करके छोड़ आया है। तो रघुनाथ's wife then asks him and says, भाई साहब, मेरी एक गुजारिश है आपसे, मैं ना अपने गहने पीछे छोड़ आई हूँ, तो आपको तकलीफ़ देना चाहती हूँ कि आप गहने ला दीजिए मेरे वहाँ से। मेरी और मेरी जेठानी के जेवरों का एक डिब्बा घर पर पड़ा है, वह निकलवाना है। इसमें क्या मुश्किल है भाभी, छोटा सा तो काम है, कहाँ रखे हैं मेरे को बताओ। एंड देन शी gets out the keys to the store and hands them to him. शाहनवाज फिर भावुक हो उठा। उसे फिर गर्व का आभास हुआ। हज़ारों के जेवर की चाबियां भाभी मेरे हाथ में दे रही है, मुझे अपना समझती है, तभी तो। This is genuine enough, by the way. It's not something that he's sort of, I mean, he's feeling like that. He's feeling that, yes, you know. Finally, Raghunath escorts him to his car. He says, किस मुंह से तुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं शाहनवाज, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रघुनाथ ने के दिल में अपने आप ही जैसे कृतज्ञता का शब्द निकल आए थे। ओह चुप ओए कराड़, शाहनवाज ने कहा, जा घर बैठ, टट्टी कर, उसने कहा और मोटर का दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ गया। So then he reaches Shahnawaz's house. The house is locked. They've left a servant behind. मिल्की को छोड़ के गए हैं कि वो रखवाली करेगा घर की। मिल्की ने दरवाज़ा देर से खोला। कौन है जी? खोलो दरवाज़ा, मैं हूँ शाहनवाज। कौन जी? खोलो खोलो, मैं शाहनवाज हूँ जी। आया जी, अंदर से ताला लगाया है जी, अभी आ लाता हूँ, चाबी अंगीठी पे रखी। सड़क के पार फिरोज़ खाल वाले का गोदाम था। दिस इज़ अ वेरी important stage in this story. He is standing outside the door of Raghunath's house, knocking on the door, and you know there is a lag. I mean, the servant is taking time to open the door. So across the road there is a Muslim shop. शाहनवाज ने उस ओर देखा तो वह बुत की तरह खड़ा शाहनवाज की ओर देखा जा रहा था। शाहनवाज ने मुंह फेर लिया, पर उसे लगा जैसे अभी भी फिरोज़ उसकी ओर नफ़रत से देख रहा है। आज भी हिंदुओं का घर का दरवाज़ा खटखटा रहे हो, मानो वे मन ही मन कह रहा था। एक तांगा पास से गुजरा। चौधरी मौलादाद अपने अनोखी पोशाक पहने खुले टांगे में मुसलमानी इलाकों में गश्त लगा रहा था। शाहनवाज को देखकर वह हंस दिया।
और हाथ ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा उठाकर बोला सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। शाहनवाज को झेप हुई, नौकर पर गुस्सा आया कि वह क्यों दरवाज़ा खोलने में इतनी देरी कर रहा है। बहरहाल फिर दरवाज़ा खुलता है, वो अंदर जाता है, वो कहता है बंद कर दो दरवाज़ा, वो अंदर जाता है। और जैसे ही वो अंदर घर के जाता है, इट्स हाउस ही इज़ वेरी फेमिलियर विद। वर्षों पहले जब वह रघुनाथ के साथ बरामदा लांघ कर अंदर आया करता था तो उसकी छोटी बेटी मुंह में उंगली दबाए देर तक उसकी ओर ताकती रहती थी, फिर दोनों बाहें उठा देती थी कि मुझे गोद में उठा लो। हर बार वह आता तो वह भागती हुई बरामदे के सिर आ जाती थी और दोनों बाहें उठाकर हंसने लगती थी। उन हंसती औरतों, द अदर लेडीज़ ऑफ द हाउस होल्ड, उन हंसती औरतों में से किसी की नज़र शाहनवाज पर पड़ जाती तो वह भागना छोड़कर रुक जाती। You know, normally they would sort of run away to hide themselves because there is a what they call pariah murd है। तो उनकी नज़र शाहनवाज पर पड़ती तो एकदम रुक जाती। हाय आप हैं, मैंने सोचा ना जाने कौन है। शाहनवाज का दिल भर आया। इस घर में उसने रघुनाथ और उसके परिवार के साथ बड़ी अच्छी शामें बिताई थी। यहाँ आते ही रघुनाथ के छोटे भाई की बहू उनके लिए अंडों की ऑमलेट बनाने चली जाती थी। दिस इज़ अ वेजिटेरियन। हाँ Anyway, so this is the critical part. The servant Milky sort of escorts him to this storeroom. He opens the storeroom. Shahnawaz goes inside, और उसकी एक छोटी सी विंडो है जो दूसरे घर में खुल रही है। तो वहाँ से उसको रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो देखता है उधर, तो किसी का जनाजा उठ रहा है, मुसलमान मारा गया है, कोई लड़का मारा गया है, तो उसकी बॉडी लाए हैं उसको ले जाने। देखता है, टर्न्स अराउंड, पिक्स अप द ऑर्नामेंट्स एंड द सर्वेंट इज गोइंग डाउन द स्टेयरकेस, ही इज़ फॉलोइंग हिम, एंड एज ही इज़ गोइंग डाउन द स्टेयरकेस, Shahnawaz kicks him. And he kicks him violently. The servant falls, he breaks his neck. He's obviously dead by the time Shahnawaz leaves. He locks the door, he comes back to Raghunath's wife and says, "Lo bhabhi ji, ye aapke jewar." That's it. Nothing happens after that. But here is a man, who's very, very deeply connected to this Hindu family, but something is happening within him at this stage. Okay, quickly, my second example, I won't take very much longer. My second example is from... कम हो गया है। Sorry? Time बिल्कुल कम। I won't take very long. My second example is the story of Mohan Rakesh, called मलबे का मालिक। मलबे का मालिक के हिंदी कहानी है। इसमें एक जो मेन कैरेक्टर है वो गनी मियाँ और रखा हैं। रखा पहलवान जो होते हैं ना पुराने जैसे मोहल्लों में एक स्ट्रॉन्ग मैन होते थे, दे वर नॉट सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल्स और पेटी क्रिमिनल्स, बट दे वर लाइक स्ट्रॉन्ग मैन, they were normally wrestlers of some kind, and they would look after the community and sort of chase away eve teasers or do that kind of thing. So Rakha is that kind of a character. And Ghani Mian is this person who's coming from Pakistan 7 years after partition. He was not there when the violence happened. He has lost his family. He has lost his home. He's coming back to visit just to sort of recall some of the memories. He lost his son Chiragdeen and his daughter-in-law and his wife and their children, all in the violence. He doesn't know what has happened. He only knows that they died. He was not there. So he comes back, and he comes back to this mohalla, and Rakha, everybody knows what has happened. Rakha has actually killed Chiragdeen, and they've raped the women of the family. They've and the entire mohalla got burnt, and so Ghani Mia's house also got burnt, and there is this heap of ashes, and he's sitting on that heap of ashes. वो उसकी मलकियत है, वो मलबे का मालिक है। तो गनी मियाँ आके बैठता है वहीं पे, जाके देखता है, वो रोने लगता है। वो कहता है कि मतलब ये हो गया मेरे घर का, है ना। वो रोता है बैठे हुए। तो उसका जो एक्वलाइट होता है रखा का, वो कहता है
वो आया है, घनी मियाँ आया है, वो मलबे पे बैठा है, वो कहता है अपने मलबे पे बैठा है, वो कहता है उसका मलबा कैसे हो गया, है ना, मलबा तो सरकार का है, कहता घर तो उसका था, कहता होता होगा, है ना. So 7 years Rakha has established his control. People are waiting to see what is going to happen. Everybody knows what happened. It is only Ghani Mian who doesn't know what has happened. And he comes and meets Rakha and he says, Rakha, wo Rakha, you know, he holds out his arms. So Rakha stiffens his body and says, कौन है? तो मैं गनी रखा, पहचाना नहीं? अच्छा अच्छा, फिर क्या, कब आया, है ना. Actually this conversation is a one-sided conversation because Ghani Mian keeps on talking about, you know, he recalls all the memories. He said, वो रखा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो चिराग तेरे पास नहीं आ सकता था, वो इतना भोला था, उसको ये भी नहीं पता था कि तू तो अपना था, तू तो अपना है, सब साथ साथ रहते थे, लेकिन उसको क्या पता था, बाहर से लोगों ने आके कर दिया. ही इज अस्यूमिंग दैट रखा इज, यू नो, एंड रखा इज स्पेल बाउंड, ही कैन से नथिंग. In fact, you know, I wish I could have quoted from the text, because in that conversation what happens is that Rakha doesn't say very much, but you know, he starts feeling very uncomfortable. You know, वो कहता है कि मेरे उसको ना लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी ना थोड़ी कमज़ोर हो गई है, तो he starts sweating, he keeps wiping his face, he pretends he doesn't know anything, but you know, just the fact that Ghani Mian constantly keeps on harking back to कि तू तो था वहाँ पे, तेरे को तो सब पता था. देन ही सेज, चल कोई नहीं, अब तो जो हो गया, तुम तो हमारे हो ना, मेरे को आके यही खुशी हुई कि मैं तेरे पास आया, तू तो मेरा अपना है, मेरी बाकी तो सारे सब मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन तू तो अपना है ना, रखा मेरे को याद रखियो. कहता है हाँ. एंड गनी मियाँ वॉक्स ऑफ. Rakha Pelwan can't sit there anymore. He gets up and starts throwing stones at the dog and keeps then subsequently talking about how he has to do some kind of atonement. For what? Nobody, you know, he doesn't want to articulate it, but somewhere something has happened to him inside.